Good morning, students. In this video lecture, we will discuss about the Gauss law and the particular application of this law. Okay, तो जैसे हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, गाउस लॉ एक लॉ है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस सरफेस से रिलेटेड चार्ज के बीच में रिलेशन देता है. सपोज ए बॉडी है जिसमें प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरी तरह से प्लस क्यू चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तब इस बॉडी इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाई होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हियर एप्सिलॉन नॉट परमिटिबिलिटी, इस मीडियम की परमिटिबिलिटी है जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है. तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जब इस सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर किसी चार्ज को रखें तब उसके लिए हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वन, व्हेन द चार्ज इज सिचुएटेड इनसाइड द सरफेस. सपोज मैंने एक सरफेस ली, है. यहाँ पर एक चार्ज Q R डिस्टेंस पर रखा हुआ है. ये पॉइंट P है, ये एक एरिया कवर करता है. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ हो रखी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. और इस जो पर्टिकुलर एरिया जिसको मैं DS, एक स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया मैंने कंसिडर किया है, सपोज उसकी डायरेक्शन है इस तरह से DS एट ए थीटा एंगल फ्रॉम द E. DS की डायरेक्शन थीटा है, एंगल थीटा है फ्रॉम द E. ओके, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू E DS cos theta, E ds cos theta. Here from the Coulomb's law, E is what? Q upon 4 pi epsilon naught ds cos theta, Q upon 4 pi epsilon r square. Okay, now we can write Q upon 4 pi epsilon naught ds cos theta upon r square. Okay, now as we know, for a solid angle, देखिए कोई भी बॉडी है, सपोज ये डी ओमेगा, ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा मेज़र करना है, जिसका एरिया DS दे रखा है, जिसका एरिया DS है. ओके, देन सॉलिड एंगल फॉर ए सरफेस इज इक्वल टू डी ओमेगा इक्वल टू DS, सपोज इट इज R एट ए थीटा DS cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. सॉलिड एंगल डी ओमेगा जो कि पूरे स्फीयर के लिए होता है डी ओमेगा. कितना होता है एंगल पूरा स्फीयर के लिए? 4 पाई. कितना होता है? 4 पाई. ओके, नाउ फाई E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा. Okay, d omega. Integrate in both side for total surface. अब ये तो मैंने केवल ds की बात करी, अब मैं टोटल सरफेस S की बात करूँगा. टोटल सरफेस S के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना होगा दोनों तरफ. तो इंटीग्रेशन ऑफ फाई E फॉर क्लोज सरफेस S, फाई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा का इंटीग्रेशन
फॉर क्लोज इंटरवल डी ओमेगा। ओके, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इट इज 4 पाई, पूरे सॉलिड एक स्पेयर के लिए डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा पूरे की पूरा एरिया क्या होगा इसका 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निकल के आया है। सो व्हाट इज दिस, इट इज ए गाउस लॉ, इट इज गाउस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब एक क्यू चार्ज इनसाइड द सरफेस हो। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इफ इन ए बॉडी जो चार्ज है सपोज Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, Q नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया Q1, Q2, Q3, Q4। इन दिस केस फाई टोटल इक्वल टू फाई 1 बिकॉज ऑफ Q1 जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q1 की वजह से, प्लस फाई 2 बिकॉज ऑफ Q2 प्लस डॉट 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 Qn सपोज, तो फाई n, तो फाई 1 is given by Q1 upon epsilon naught plus Q2 upon epsilon naught plus till Qn upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught common, Q1 plus Q2 plus Qn. Here we can see phi equal to 1 upon epsilon naught summation of Q. This is the common formula or final formula. Here जो Q है वो समेशन ऑफ ऑल चार्जेस अवेलेबल ऑन ए इनक्लोज सरफेस, ये इनक्लोज होनी चाहिए सरफेस, उसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे उनका सम होता है समेशन Q अपन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो हुआ किसी भी बॉडी सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन। चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक बॉडी है, सपोज एक बॉडी है उसके आउटर साइड में एक हमने Q को प्लेस किया हुआ है, उसकी वजह से अब इस बॉडी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या रिलेशन रहेगा, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। मैंने ऐसे क्यों लिए, क्योंकि मुझे कोई भी 4 पॉइंट लिए मैंने 1, 2, 3, 4 सपोज मैंने लिए, ठीक है। अब इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से इस पर, ठीक है, इस तरह से क्यूब से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो Q1 क्या होगा अकॉर्डिंग टू द लास्ट थ्योरी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ओके, यही होगा। फाई 2 होगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ओके, क्यू और है, सॉरी Q3 प्लस का Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और फाई 4 होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का आएगा डी ओमेगा। अब आप देखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर 3 नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। देखिए ये सब लॉजिक क्या है, जो ये मेरा Q1 है, जो मेरा फाई 1 है, इस पर जो सरफेस की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और सरफेस की डायरेक्शन इधर है, तो ये हो गया ना 180 डिग्री। जब इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो φ1 आएगा, तो मेरा φ1 आएगा नेगेटिव, φ1 आएगा मेरा नेगेटिव। अब φ2 देखें, φ2 यहाँ पर ई भी इधर है और एस जो सरफेस है उसकी भी डायरेक्शन इधर है, तो ये आएगा φ2 इक्वल टू प्लस का क्यू। φ3 के लिए देखें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन इधर है और एस की डायरेक्शन इधर है अपोजिट, तो इसमें आएगा माइनस का। φ4 के लिए देखें तो ई की डायरेक्शन इधर और एस की डायरेक्शन भी इधर, तो ये आएगा पॉजिटिव। ये मैंने करेक्शन कर दिया है ना, रटना नहीं है, ये मैंने यहाँ से लॉजिकली यहाँ से पुट कर दिए हैं साइंस। अब पुट φ1, φ2, φ3, φ4 इन इक्वेशन ऑफ फाई। ये फाई की इक्वेशन है, इसमें मैंने पुट कर दी इसकी वैल्यू, तो देखिए क्या मिलेगा। क्या मिलेगा एक्चुअल में, ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो Q/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ये माइनस का आया है। φ1 की वैल्यू रखी है मैंने, फिर φ2 की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, प्लस Q/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ओके, माइनस के Q3 माइनस की आएगी, तो Q/4πε0 डी ओमेगा इंटीग्रेशन, फिर प्लस में Q/4πε0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा, all will cancel to each other, so phi equal to integration of phi because of e equal to for a closed interval equal to 0 आएगी। phi 0 because ये क्यों आया, क्योंकि गाउस लॉ जो था, जो गाउस लॉ है वो किसके लिए है, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है और उससे रिलेटेड जो फ्लक्स है उसका रिलेशन है phi इक्वल टू Q/ε0, phi इक्वल टू Q/ε0। अब जब इस सरफेस के लिए मेरा Q कहाँ पर है, बाहर की तरफ, अंदर कुछ भी चार्ज है क्या, नहीं है, अंदर Q 0 है। जब अंदर 0 है तो ये भी Q 0, अंदर 0 है तो ये भी 0/ε0 क्या आएगा, 0। यानी कि जो गाउस लॉ है वो केवल एक उस चार्ज के लिए वैलिड है जो कि एनक्लोज द सरफेस है, ओके। तो ये तो आपने यहाँ पर सीखा कि अगर किसी सरफेस जो हमने एनक्लोज सरफेस है उससे बाहर चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, ओके। थोड़ी सी मैं बात करूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए जो कोई भी प्लस क्यू चार्ज एक क्लोज सरफेस के अंदर है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन होती है आउटगोइंग, क्या होती है, आउटवर्ड्स कह सकते हैं इसको, आउटवर्ड्स। यानी कि जो मेरा फाई होगा वो होगा पॉजिटिव, फाई मेरा क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे अपन फाई को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे। जब एक नेगेटिव चार्ज जो कि एक एनक्लोज सरफेस में है उसके लिए फ्लक्स की डायरेक्शन होगी इनवर्स। उस केस में जो मेरा फाई है वो लेंगे नेगेटिव, उस केस में हम लेंगे नेगेटिव। तो ये इस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो साइन है वो डिसाइड करेंगे। प्लस क्यू के लिए प्लस, माइनस क्यू के लिए माइनस, आउटगोइंग इनवर्स, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गाउस लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ गाउस लॉ। तो पहली प्रॉपर्टी गाउस लॉ की ये है कि ये जो प्लस क्यू होता है
यानी कि इट इज ए ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज विच इज रिलेटेड टू ए क्लोज्ड सरफेस। ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो केवल एक क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड ये है कि सेकंड यही है कि अभी हमने डिस्कस की कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स के फाई वो बाहर की तरफ होता है और यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए ये अंदर की तरफ होता है, यानी कि इन्वर्स होता है और फाई नेगेटिव लिया जाता है। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये है कि सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, जो फाई है, गाउस लॉ जो है, गाउस लॉ डिपेंड ओनली ऑन चार्ज विच इज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, तब जो मेरा फाई 1 होगा, जो फाई होगा, टोटल फाई होगा, वो होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q2 से इसका कोई संबंध नहीं है, इट्स डिपेंड ओनली ऑन Q1। ओके, इन क्लोज सरफेस में जो है Q1। ओके, इट इज ए थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, जो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, इट्स डिपेंड ओनली ऑन टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सपोज मैंने दो बॉडी लिए हैं, इसमें +4Q और -Q, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इस तरह से है, +4Q एक जगह है और -Q दूसरी जगह है। तो जो मेरा समेशन ऑफ Q टोटल चार्ज क्या आएगा, 4Q - Q यानी कि 3Q। तो जो मेरा फाई है वो आएगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक मैंने दूसरी बॉडी ली है जहाँ पर +Q एक जगह, +2Q दूसरी जगह, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप से, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप से, लेकिन समेशन ऑफ Q यहाँ पर कितना आएगा, 3Q, टोटल कितना 3Q। तो यहाँ पर भी फाई कितना आया, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो गाउस लॉ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि डजंट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डजंट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इट इज ए प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, गाउस लॉ जो है, गाउस लॉ के लिए हमें एक सरफेस, जो काउंटिंग इनक्लोज सरफेस जो हमें अज्यूम करनी पड़ती है, वो कैसी होती है, इमेजिनरी। कैसी होती है, गाउस सरफेस, जिसको अपन बोलते हैं गाउस सरफेस, जो कि होती है इमेजिनरी एनक्लोज सरफेस, जो कि होती है इमेजिनरी एनक्लोज सरफेस, जो हमें अज्यूम करनी पड़ती है। हमें गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए एक सरफेस अज्यूम करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं गाउस सरफेस। अब इस गाउस सरफेस के का साइज क्या है, इसकी शेप क्या है, इस पर जो है हमारा गाउस लॉ डिपेंड नहीं करता है कि गाउस सरफेस का साइज क्या है और शेप क्या है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप। ओके, इट्स डिपेंड ओनली ऑन द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए एनक्लोज बॉडी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट में देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। जो गाउस सरफेस है, जो गाउस सरफेस है वो अपन कैसी भी अज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंफर्टेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स निकल जाए उसके अकॉर्डिंग हम कंफर्टेबल एक गाउस सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। इट मे बी सिलेंड्रिकल,
it may be cylindrical, it may be spherical। हम जो गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए सिलेंड्रिकल गाउस सरफेस या फिर स्फेरिकल गाउस सरफेस अज्यूम कर सकते हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली काउंट हो जाए। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, गाउस लॉ इनवर्स लॉस पर काम करता है, यानी कि गाउस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर विच लॉस विच इज डिपेंड ऑन इनवर्स, फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं उन्हीं के लिए गाउस लॉ भी एप्लीकेबल है। ओके, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, और ये लास्ट भी है। अगर किसी बॉडी पर जो चार्ज टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज सपोज Q 0 है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज 0 है, रिजल्टेंट चार्ज 0 है, तब इस केस में इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह भी 0 होगा। सिंपल, Q/ε0 में जब हम पुट करेंगे तो Q 0, क्योंकि समीशन ऑफ Q है तो 0 तो ऑल ओवर 0। ओके, आज की वीडियो लेक्चर में हमने सीखा गाउस लॉ एंड किसी भी पॉइंट को हम सरफेस के अंदर या बाहर रखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज़ किस तरह से वेरी करती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज हम इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ओके, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। पाइथा लेक्चर्स के साथ बने रहिए, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।